नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो ग्रुप डी 2022 स्पेशल है, जो पूर्णतः ग्रुप डी पे आधारित है और नए पैटर्नों को साथ में जोड़ा गया है। इस वीडियो में आपको सारे वो चीज़ें मिल जाएगा जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको स्टैटिक, करंट अफेयर और जीके जीएस के जितने भी पार्ट है, सारे पार्ट के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को समाहित किया गया है। जिसमें आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि रामसर साइट, सारे रामसर साइट महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ में, जैसे महारत्न कंपनी 11 महारत्न कंपनी है उसकी नियुक्तियाँ, ठीक है। इसके बाद आपको बात करें तो रेलवे से संबंधित जितने भी आपको कमीशन आयोग अभी तक बने हैं, वो सारे आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और भाग के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी सारे अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं ग्रुप डी का, वो थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए चूक जाते हैं। एक दो नंबर से उसका जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और जो मतलब इस बार नया एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिसको तैयारी उतना अच्छा नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उसको ना स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस वीडियो के साथ। क्योंकि इसमें वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप देखेंगे और सेशन पे बने रहिए तो आपको ये पता चल जाएगा। और ये वीडियो जो है लगभग 1 घंटा के आसपास का होने वाला है, और ऐसे ऐसे 3, 4, 5 वीडियो का आप सीरीज देखेंगे कि जल्द ही अपलोड हो जाएगा, जो आपके देखेगा कि एग्ज़ाम पूरा डेडिकेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आप देखे होंगे कि मतलब इस पे लिखा हुआ है ग्रुप डी 2022 स्पेशल नोट्स। तो ये पूर्णतः जो है फुल्ली हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, इसमें कोई कसर नहीं, ये हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन इसमें पूरा समाहित किया गया है। ग्रुप डी डेडिकेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें है कि ब्रिटिश कालीन रेलवे विकास एवं संबंधित आयोग। देखिए, ब्रिटिश कालीन जो रेलवे का विकास हुआ, आपको पता होगा कि डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में जो है रेलवे भारत में आया। पहला रेलवे मुंबई से थाने के बीच में चला, और कितना किलोमीटर चला? 34 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कालीन जो उद्भव हुआ रेलवे का, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आयोग को देखेंगे। तो पहला देखिए आगे है, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है रेलवे, भारत में रेलवे लाइन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये रोलैंड को जाता है। रोलैंड जो है उसको भारत में रेलवे लाइन लाने का श्रेय जाता है, ठीक है। आगे देखिए, रेलवे का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे, जिसके समय में रेलवे का निर्माण स्टार्ट होता है। 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर इस रेलवे को चलाया गया था, ठीक है। पहला रेलवे जो है 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार रेलवे आयोग का गठन कर्जन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है वो पहली बार रेलवे का मतलब इसके कार्यकाल में गठन हुआ। रेलवे आयोग का गठन पहली बार इसके कार्यकाल में हुआ। कब हुआ? तो 1902 में हुआ, याद रखिएगा। ये सब देखिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो सारे चीज़ को हम समाहित किए। देखिएगा इस बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें देखिएगा 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस नोट से मिल जाएंगे। जो 4-5 नोट्स आपको मिलेगा उस नोट से मिल जाएंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, प्रथम बार रेलवे आयोग का गठन कर्जन के कार्यकाल में 102 में प्रारंभ हुआ, और 1902 में प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे देखिए 1902 में रॉबर्टसन आयोग ने के सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड बना, ठीक है। रेलवे आयोग से 1902 का जो रेलवे आयोग बना, उससे क्या हुआ? तो 1902 में रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पे ही रेलवे बोर्ड जो है एक पृथक बोर्ड, रेलवे बोर्ड के नाम पर जो है एक पृथक बोर्ड बनाया गया। जो कब? तो 1902 में। अब देखिए आगे एक आयोग आता है, वो 1920 में आता है। ये इस आयोग का क्या नाम था? तो इस आयोग का जो नाम है वो एकवर्थ आयोग है। 1920 में आयोग का क्या नाम है? तो एकवर्थ आयोग है। इसके काल में गवर्नर जनरल कौन थे? तो चेम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चेम्सफोर्ड 1920 में गवर्नर जनरल थे, जिसके कार्यकाल में एकवर्थ आयोग आता है। अब वो एकवर्थ आयोग का क्या सिफारिश था? इसके 2 सिफारिश थे। पहला सिफारिश ये था कि रेलवे को सरकारी किया जाए, ठीक है, सरकारी क्षेत्र का अधीन रखा जाए, ठीक है। दूसरा सिफारिश था कि ये आम बजट से अलग किया जाए रेलवे को।
पहले देखिए रेलवे को, इससे पहले आप बात करेंगे 1920 से पहले बात करेंगे तो रेलवे को एक ही बजट में पेश किया जाता था, जिसमें रेलवे और मतलब आम बजट जितने भी सारे चीज़ें के मतलब समाज कल्याणकारी जितने भी चीज़ें होते थे सब एक ही बजट में पेश किया जाता था। लेकिन एकवर्थ मतलब जो कमीशन है इसके सिफारिश पे क्या हुआ, तो रेलवे को सरकारी किया जाने का प्रस्ताव रखा गया और आम बजट से अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। कब, तो 1920 में एकवर्थ आयोग के सिफारिश पे। चेम्सफोर्ड उस समय में गवर्नर थे, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि रेलवे जब शुरुआती में आया था यानी कि 1853 में आया था, तो रेलवे कोई सरकारी कंपनी नहीं लाया था, ठीक है। रेलवे को एक निजी कंपनी लाया था, ठीक है। तो रेलवे निजी था, अभी तक रेलवे निजी ही है, 1920 तक रेलवे निजी ही है। अब क्या होगा, तो 1920 के बाद रेलवे एकवर्थ आयोग के सिफारिश पर रेलवे को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, सरकारी क्षेत्र में इसको रख लिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ये बातों को मान लिया गया। जो एकवर्थ समिति है इसके सिफारिश पे क्या गया, तो बातों को मान लिया गया और 1924-25 के बजट में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। जो 1924-25 का बजट पेश होता है, आपको पता होगा कि इस बार जो है 1922-23 का बजट पेश किया गया है। तो इसी तरह से 1924-25 का जो बजट है उसमें क्या किया गया है, तो रेलवे को जो है आम बजट से अलग कर दिया। किसके सिफारिश पे, तो एकवर्थ समिति के सिफारिश पे। आप याद रखिएगा। पुनः क्या होता है, अब देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है, तो पुनः क्या हुआ, तो विवेक देवराय समिति, देखिए पुनः विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे क्या किया गया, तो रेल बजट को आम बजट से मतलब आम बजट के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है, मिला दिया गया है। कब ये हुआ है, तो 1 फरवरी 2017 को ये चीज़ हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, प्रथम विद्युतीकृत रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये बम्बई से कुर्ला तक चलता। बम्बई आपको पता होगा, मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे है, ठीक है। तो बम्बई से कुर्ला तक जो है 1925 में रेलवे चला था, ठीक है। ये प्रथम विद्युतीकृत रेलवे है। अगला देखिए, रेलवे संबंधी सभी रेलवे का जोन एवं उनसे संबंधी जो 2021-22 के जितने भी करंट अफेयर है जो रेलवे के संबंधित है, जो रेलवे ने अपना विकास के लिए कुछ मतलब योगदान दिया है, ठीक है, जिसमें आपको देखेंगे कि रेलवे कुछ कुछ काम किए हैं, उससे भी संबंधित जितने भी करंट अफेयर है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये देखिए, नवनिर्मित रेलवे जोन के सम्मिलित करने के बाद अब रेलवे मंडल जो है कितना बन गया है, इसका हिस्सा मतलब इसका कितना जोन हो गया है, तो 18 जोन हो चुका है। अभी लास्ट में कौन बना था, तो विशाखापट्टनम जो है एक नया जोन बन के उभरा था, ठीक है। तो देखिए पहला रेलवे जोन कौन है, तो उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई सीएसटी है, ठीक है, मुंबई सीएसटी है, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सीएसटी है। चलिए आगे देखिए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता है। उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे, उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे याद रखेगा, उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मालेगांव में इसका मुख्यालय है। अगला देखिए, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है, तो इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ है, तो इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में। दक्षिण पूर्वी रेलवे कहाँ है, कोलकाता में। अब देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो हुबली में। ये दक्षिण पूर्वी रेलवे बोले तो कोलकाता में, दक्षिण पश्चिम रेलवे बोले तो हुबली में। अब देखिए आगे देखिए, पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी तट जो है वो रेलवे कहाँ है, तो भुवनेश्वर में। आपको देखिए, आपको एक चीज़ बता देते हैं, उड़ीसा कहाँ है, तो पूरब में है। समुद्री तट पे कहाँ है, पूरब के समुद्री तट पे उड़ीसा है, और यही उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। अब देखिए पूर्वी तट रेलवे पर कहाँ हो जाएगा, तो भुवनेश्वर हो जाएगा। आपको याद रखने में आसानी होगा। भुवनेश्वर कहाँ है, तो पूर्वी तट पे है, और पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर है। कितना अच्छा है। पश्चिम रेलवे कहाँ है, तो चर्च गेट मुंबई में है। अब देखिए मुंबई कहाँ है, तो गुजरात और मुंबई ये सब क्या है, तो भारत के पश्चिम साइड में स्थित है। और देखिए पश्चिम साइड में स्थित है, तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, तो मुंबई में है। मुंबई में कहाँ पे, तो गुजरात गुजरात बोल रहे हैं, चर्च गेट मुंबई में। आगे देखिए पूरब रेलवे कहाँ है, तो कोलकाता में। अब देखिए कोलकाता कहाँ है, पूर्वी मतलब ईस्ट, मतलब आप बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। नॉर्थ ईस्ट कौन कौन से राज्य है, तो असम हो गए, ठीक है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम, ये सब हो गया। अब देखिए मतलब ये पश्चिम बंगाल जो है किससे सीमा बनाता है, असम से सीमा बनाता है, सिक्किम से सीमा बनाता है। तो इसी के साथ देखिए पूरब रेलवे पूरब साइड में है, ठीक है, तो पूरब साइड में कौन है, तो कोलकाता है। तो इसीलिए पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया, तो कोलकाता हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए सिकंदराबाद है। दक्षिण मध्य रेलवे का कहाँ है मुख्यालय? तो सिकंदराबाद है। अब देखिए दक्षिण यानी कि साउथ इंडिया, अब मध्य मतलब बीच में, यानी कि साउथ इंडिया के बीच में क्या है? तो मतलब हैदराबाद है। अब हैदराबाद का मतलब जो एक शहर है वह उसका नाम क्या है? तो सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद जो होगा तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय होगा, यानी कि ये पहले जो है आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है, सिकंदराबाद शहर आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। अब तेलंगाना अलग होने के बाद ये सिकंदराबाद शहर जो है वो बॉर्डर पे आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये याद रखिए दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। अब देखिए पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है? तो जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? तो आपको राजस्थान में मिलेगा। तो राजस्थान में जो है पूर्वोत्तर रेलवे है, पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है? तो राजस्थान में, जबलपुर में। अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे आपको जयपुर में मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ है? तो जयपुर में मिलेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में मिलेगा। आगे देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो बिलासपुर में। अब देखिए कोलकाता मेट्रो रेल, आपको नाम से ही स्पष्ट है कि कोलकाता मेट्रो रेल होगा तो मुख्यालय कलकत्ता में ही होगा ना। ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए दक्षिणी तट रेलवे, ये जो है एक नया रेलवे जोन बना है। दक्षिण तट रेलवे एक नया जोन बना है जो विशाखापट्टनम इसका जो है मुख्यालय बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लोगो है कि ये जो मतलब ग्रुप डी 2022 स्पेशल नोट्स है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ रेलवे जो है यहीं से पूछता है और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि ये जो देखिए दक्षिण तट रेलवे है, ये दक्षिण तट रेलवे आपको देख रहे हैं विशाखापट्टनम जिसका मुख्यालय है, ये सबसे नया रेलवे जोन है। और इसको कब बनाया गया था? तो तत्कालीन रेलवे मंत्री जो उस समय के रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उसने क्या किया? तो 2019 में भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा किया। ठीक है, और ये कब हुआ? तो 27 फरवरी 2019 को ये घोषणा हुआ। आगे देखिए कि इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीज़न हैं। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे की 3 डिवीज़न है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का। तो आपको पता होगा दक्षिण मध्य रेलवे का विशाखापट्टनम मुख्यालय है। इससे क्या है? तो 3 डिवीज़न है। डिवीज़न कौन कौन से हैं? गुंटकल है, गुंटकल, एक गुंटकल हो गया, एक गुंटूर हो गया और एक विजयवाड़ा हो गया। अब ये देखिए गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा को शामिल करके 3 डिवीज़न के साथ दक्षिण मध्य रेलवे का शुरुआत किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। अब होता क्या है कि ये 3 डिवीज़न पहले किस में था? तो सिकंदराबाद में था। सिकंदराबाद जो दक्षिण मध्य रेलवे जो है, सिकंदराबाद उसका मुख्यालय है दक्षिण मध्य रेलवे का। ठीक है, तो दक्षिण मध्य रेलवे के अधीन आते थे, ये जो है सिकंदराबाद के दक्षिण मध्य रेलवे के अधीन आते थे। अब क्या क्या है? तो ये अब दक्षिण तट रेलवे के अधीन आता है। ठीक है, ये जो अब मुख्यालय गुंटूर और विजयवाड़ा जो है अब दक्षिण तटीय रेलवे का अधीन आता है। पहले क्या था? तो दक्षिण मध्य रेलवे का अधीन आता था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद है। चलिए आगे देखिए, इससे संबंधित कुछ अब तथ्य देख लेते हैं। यानी कि तथ्य का मतलब है कि रेलवे जितने भी करंट मतलब इस साल जो जितने भी 2021 से लेकर के 2022 के बीच में जितने भी अच्छे काम किए हैं, चाहे जिसमें अपना योगदान दिए हैं रेलवे, वो एक करंट अफेयर बन जाता है। अब रेलवे का करंट अफेयर है तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि रेलवे में पूछेगा ही, ग्रुप डी के एग्जाम में ये सब पूछेगा ही, क्वेश्चन आएगा ही यहाँ से। तो चलिए उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है जो रेलवे ने काम किया है 2021-22 में, सारे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, सारे करंट अफेयर को हम देख लेते हैं। तो क्या क्या है देखिए, भारतीय रेलवे ने नवंबर 2021 में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है। देखिए पहले पॉड होटल का भारतीय रेलवे ने नवंबर 2021 में उद्घाटन किया है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर, देखिए पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। टांटिया मामा रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया। किसका नाम कर दिया गया? तो पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम को बदल दिया गया है। अब ये पतालपानी रेलवे स्टेशन कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में था। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? तो टाटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। चलिए आगे देखिए, भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है। अब देखिए भारतीय रेलवे जो है मणिपुर जो एक नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, उस राज्य में क्या क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है। तो ये रेलवे, भारतीय रेलवे एक बहुत अच्छा गौरव वाला काम किया है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने शामिल किया है। आप देखेंगे कि जितने सारे एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछे जाने लायक है, वही सब
आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा, इस सीरीज़ में ही वही वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं, हम ये बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसलिए आपको बोल रहे हैं ये चीज़, क्योंकि इस चैनल पर इस टाइप के 5 से 10 सीरीज आने वाले हैं, जो आपको देखेगा 5 से 10 सीरीज 5 से 10 घंटा का होगा। ये 5 से 10 घंटा आप इस मतलब चैनल पे देते हैं और इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको गारंटी हम देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नोट्स ना मतलब कम से कम 10-12 बुक से बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा, जो आपको ग्रुप डी में कम से कम 10 से 15 मार्क्स स्कोर करवाने में हेल्प करेगा। तो देखिए, जनवरी 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, याद रखिएगा। ये कब हुआ, तो जनवरी 2022 में हुआ। अगला देखिए, आरपीएफ का संबंध किससे, तो आरपीएफ कहाँ है, तो रेलवे में। रेलवे का एक मतलब जो है पुलिसकर्मी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो रेलवे पुलिस फोर्स है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि आरपीएफ से भी जितने भी सारे करंट अफेयर है वो भी पूछते हैं रेलवे में, तो इसीलिए हमने इसको भी शामिल किया है। तो देखिए, आरपीएफ ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत लॉन्च किया है। किसके लिए, तो खोए हुए सामानों के लिए मिशन अमानत लॉन्च किया है। आगे देखिए, मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया गया। देखिए, अब मॉरिशस कहाँ है, तो ये एक मतलब जो है हमारा पड़ोसी देश है, जो मतलब हिंद महासागर में है, मेडागास्कर के आसपास का ये देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। तो ये देश में क्या हुआ है, तो महात्मा गांधी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। इससे क्या होता है, भारत का एक गौरवपूर्ण मतलब इतिहास है, उसके मतलब वो दूसरे देशों तक फैल रहा है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इतना खुशी वाले क्वेश्चन को रेलवे छोड़ेगा नहीं, ठीक है, रेलवे ज़रूर उठाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय रेलवे पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को थापर नगर झारखंड में शुरू किया। देखिए, भारतीय रेलवे ने पहले गति शक्ति, आपको पता होगा कि इस साल जो निर्मला सीतारमण जी है वो गति शक्ति इंजन का शुरुआत किया है, जिसमें मतलब आपको रेलवे, परिवहन और नौ वाहन जितने भी सारे हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारे चीज़ें को गति शक्ति का एक इंजन बताया है, जिसमें 7 इंजन है, ठीक है। गति शक्ति में 7 मतलब टोटल इंजन है। तो इसी पहले भारतीय रेलवे ने पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कहाँ उद्घाटन किया है, तो थापानगर झारखंड में उद्घाटन किया है। थापानगर झारखंड से शुरू हुआ है। अगला देखिए, मार्च 2022 में भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने अबेदुल्ला खान हेरिटेज कप जीता है। देखिए, अबेदुल्ला खान हेरिटेज कप जीता है। देखिए क्या जीता है, तो अबेदुल्ला खान हेरिटेज कप जीता है। किसने, तो भारतीय रेलवे ने। किसमें, तो पुरुष हॉकी टीम में। तो ये क्वेश्चन अवश्य पूछ सकता है, इसको इसीलिए याद रखिएगा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल कर दिया गया है। और ये बहुत शॉर्ट नोट है दोस्तों, ये बोलिएगा कि बहुत लंबा नोट्स है, बहुत शॉर्ट नोट है। आप देखिएगा, पूरा सेशन में बने रहिए, आपको देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको एक काम लायक है। तो अगला देखिए, आरपीएफ ने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है। ऑपरेशन सतर्क चलाया किसने, तो आरपीएफ ने। किसके लिए, तो ऑपरेशन सतर्क चलाया किसके लिए, तो तस्करी को रोकने के लिए। आपको देखते हैं अवैध तस्करी जो है ट्रेन से आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या होता है आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उसको दुविधा आती है ट्रेन में। इसीलिए भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास, देखिए आईआईटी मद्रास दोनों मिल करके क्या किया है, तो एक हाइपर लूप ट्रेन विकसित करने का, हाइपर लूप जो है वो उसको विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है। ये बहुत ही अच्छा पेशकश है दोस्तों। यदि हाइपर लूप ये आ गया इंडिया में, ठीक है, और ये पूर्णतः स्वदेशी होने वाला है, तो इससे क्या होगा, तो लोगों को आवाजाही में बहुत सुविधा मिलेगी, ठीक है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय किया जा सकता है। हाइपर लूप एक बहुत विकसित प्रणाली है, हाईटेक प्रणाली है हाइपर लूप, ठीक है। आगे देखिए, भारत गौरव योजना के तहत निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। देखिए, अब निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाने के लिए भारत गौरव योजना जो है वो शुरू किया गया है। भारत गौरव योजना किसके लिए शुरू किया गया है, तो निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाने के लिए शुरू किया गया है। आगे देखिए, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। भारत, देखिए सॉरी दोस्तों, एक मिनट, देखिए भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ है, तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब देखिए, भारत और नेपाल के बीच में
हाल ही फिलहाल में ट्रेन चला है जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के नाम से ये ट्रेन है, ठीक है। इसको हरे झंडे दिखाया गया है। अब देखिए आगे देखते हैं जो मतलब ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप इसको आपस से याद करके जाइए, ठीक है। चाहे आपको यहाँ से याद हो रहा है, चाहे आपको जहाँ से याद हो रहा है, इसको याद करके जाइए, क्योंकि इस बार और भी ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। क्योंकि भारत के महारत्न कंपनी में एक और जो है वो शामिल हो गया है। पहले 10 महारत्न कंपनी हुआ करता था, अब 11 हो गया है। और लास्ट मतलब 11वां कंपनी जो पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देखिएगा, हमें लगता है कि ये ग्रुप डी के जितने भी सारे फेज के एग्ज़ाम होंगे, जितने भी मतलब लिए जाएंगे एग्ज़ाम शिफ्ट में, सारे शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो रहने ही वाला दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पहला है कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट मतलब कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के मतलब जो है निर्देशक कौन है, तो गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी के निर्देशक कौन है, गुरदीप सिंह है। इसी तरह से देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के मतलब वो निर्देशक कौन है, तो अलका मित्तल है, ठीक है। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के मतलब निर्देशक कौन है, तो सोमा मंडल। देखिए 100 से सेल और 100 से सोमा मंडल, तो सेल सोमा मंडल याद रहेगा। ओएनजीसी अलका मित्तल, ओएनजीसी अलका मित्तल, एनटीपीसी गुरदीप सिंह। ये देखिए ये पूरा फुल फॉर्म याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इतना याद रखें कि एनटीपीसी गुरदीप सिंह, ओएनजीसी अलका मित्तल, सेल सोमा मंडल। देखिए इस तरह से गेल संदीप के गुप्ता, संदीप के गुप्ता। अब देखिए इसका नाम भी थोड़ा बहुत याद रखेगा, ठीक है। नाम में कंफ्यूज नहीं रहिएगा, क्योंकि गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आपको क्या दे देगा कि गेल का फुल फॉर्म लिखने के लिए दे देगा एग्जाम में। हो सकता है कि एग्जाम में गेल का फुल फॉर्म लिखने के लिए दे दे, भेल का फुल फॉर्म लिखने के लिए दे दे, बीपीसीएल का फुल फॉर्म लिखने के लिए दे दे, ठीक है। महारत्न कंपनी में 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये सब भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, लेकिन इसको इतना मतलब जो है मतलब दिमाग पे नहीं रखिएगा। आपको गेल याद रखिएगा ना, तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऑप्शन जो रहता है बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, आप आराम से टिक कर लेंगे, क्योंकि हम ये जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देख चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए गेल का निर्देशक कौन है, तो संदीप कुमार गुप्ता है। सेल का सोमा मंडल हो गया, ओएनजीसी का अलका मित्तल हो गया, एनटीपीसी का गुरदीप सिंह हो गया। इसी तरह से देखिए आईओसीएल का क्या होता है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका क्या है, तो श्रीकांत माधव वैद्य जी जो है वो निर्देशक है। श्रीकांत माधव वैद्य जी निर्देशक हैं। देखिए CIL कोल इंडिया लिमिटेड, इसके मतलब जो निर्देशक है वो प्रमोद अग्रवाल जी है। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल किससे संबंधित है, तो प्रमोद से संबंधित है। आप प्रमोद अग्रवाल नहीं, प्रमोद अग्रवाल आपको नहीं याद आता तो आप प्रमोद याद रखिए, ठीक है। कोल प्रमोद, ठीक है। आप अपना फ्रेंड सर्कल में किसी का नाम प्रमोद होगा तो उसके नाम पे आप ये याद रखिए कि प्रमोद जो है कोल का मैनेजर है, यानी कि निर्देशक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जैसे याद रहे याद रखना है। एग्जाम टाइम में आपको जैसे याद रहे याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL अरुण कुमार है। BPCL के निर्देशक कौन है, तो अरुण कुमार है। BPCL का निर्देशक अरुण कुमार। आप इस तरह से अरुण जिसका भी नाम हो उसके नाम पे BPCL रख दीजिए, ठीक है। आप अपने दिमाग में रखिएगा, उसका नाम नहीं रख दीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। BPCL अरुण कुमार से संबंधित है। भेल जो है नलिन सिंघल से संबंधित है। भेल जो है नलिन सिंघल से संबंधित है। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल नलिन सिंघल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भेल का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए हम आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये आपको दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का निर्देशक है कौन है, पुष्प कुमार जोशी है। पुष्प कुमार जोशी HPCL का निर्देशक है। अगला देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके निर्देशक कौन है, तो विनोद कुमार सिंह है। इसके निर्देशक कौन है, तो विनोद कुमार सिंह है। अगला देखिए 11वां महारत्न कंपनी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में बनाया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC रविंद्र सिंह ढिल्लो, PFC रविंद्र सिंह ढिल्लो है, ठीक है। PFC के निर्देशक कौन है, तो रविंद्र सिंह ढिल्लो है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC लास्ट जो है महारत्न कंपनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें हमें आपको राष्ट्रपति का नाम लिखा है, प्रधानमंत्री का नाम लिखा है, ये सब आप पहले से जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप पहले से आपको पता होगा ये सब चीज़ें। लेकिन आपको नंबर नहीं पता होगा, हो सकते हैं नंबर में आप कंफ्यूज कर जाए, ठीक है। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो है 15वें नंबर के मतलब जो है राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 14वें नंबर के जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, ठीक है। ये जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए श्री M. वेंकैया नायडू
71वें मतलब जो है उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। ये मतलब इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अब जो है 14वां नंबर का उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जो नया राष्ट्रपति है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप ये पता कर लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे वेंकैया नायडू जी अब राष्ट्रपति पद से मतलब वो जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। अब नए राष्ट्रपति का चयन हो चुका है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चयन हो चुका है, तो 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आप उसका नाम याद रखिएगा। आप उसका नाम नहीं भी याद रख सकते, उसका नाम नहीं पूछेगा, ज़्यादा उम्मीद है कि नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि अब जो नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है, चाहे अभी के जो उपराष्ट्रपति है उस क्यामा नंबर का उपराष्ट्रपति है। तो ये याद रखिए कि 14वां नंबर का उपराष्ट्रपति है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। देखिए एक नोट में लिखा हुआ है आपको कि 2019 का जो चुनाव हुआ था वो 17वीं लोकसभा का चुनाव था, ठीक है। आपको ये नहीं पूछेगा कि लास्ट समय में कब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपको ये पूछेगा कि मतलब अंतिम समय में जो अंतिम बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो कौन सा नंबर का था, ठीक है। कौन सा नंबर था, ठीक है। 16वीं दे देगा, 15वीं दे देगा, 17वीं दे देगा, 18वीं दे देगा, इस तरह से कन्फ्यूज करता है एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सेना का है, ठीक है, सेना के बारे में देख लेते हैं। तो सेना आपको पता होगा 3 टाइप का सेना है, वो थल सेना, वायु सेना और नौ सेना। तो देखिए थल सेना का जो अध्यक्ष है मनोज पांडे है, ये 29वें नंबर के सेना है। आपको ये ज़्यादा पूछेगा, थल सेना के बारे में, अध्यक्ष के बारे में ज़्यादा पूछता है। वायु सेना का अध्यक्ष का नाम पूछेगा और नौ सेना का अध्यक्ष का नाम पूछेगा, सिर्फ नाम पूछता है एग्जाम में, नंबर नहीं पूछता है। थल सेना का जो है वो नंबर भी पूछता है कि कौन से नंबर के थल सेना है ये। तो 29वें नंबर के थल सेना है। वायु सेना का बात कीजिएगा तो वी आर चौधरी जी है, और नौ सेना का बात कीजिएगा तो आर हरीश कुमार जी हैं, ठीक है। आगे देखिए पीएम मोदी से इंपॉर्टेंट 2 चीज़ हो जाता है कि पीएम मोदी का सलाहकार कौन है, अब प्रधान सचिव कौन है। तो पीएम मोदी का जो सलाहकार है तरुण कपूर है। पीएम मोदी का सलाहकार तरुण कपूर है। जो कि प्रधान सचिव का बात कीजिएगा तो प्रमोद कुमार मिश्रा जो है वो प्रधान सचिव है। प्रमोद कुमार मिश्रा जो है प्रधान सचिव है। पीएम मोदी के सलाहकार और प्रधान सचिव ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए हम इसको नोट डाउन कर दिए हैं। चलिए आगे देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को जो है वो मान्यता मिला है। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिला है, जो आपको देखेंगे। ये इसमें बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, हम लोग भी कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, सब लोग कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि भारतनाट्यम तो याद रहता है, लेकिन भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, सतरिया किस राज्य से संबंधित है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, ये सब आपको याद ही नहीं रहता है। वहाँ पे आ जाते हैं गलत करके, और 1 मार्क्स आपको मतलब जो है एग्जाम से मतलब आपको रिजल्ट से बाहर करवा देता है। तो ये आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इसको रिवाइज करने के लिए भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अब देखिए कथक जो है, कथक उत्तरी भारत से, यहाँ पे यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, इस समय जो है कथक आपको ज़्यादा प्रचलित है, कथक यहाँ पे। अब एक और चीज़ आ जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का जो निधन हुआ है वो किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। कथकली, देखिए कथक जो है वो तो उत्तर भारत से संबंधित है, खास करके यूपी से, जबकि कथकली का बात की जाए तो केरला से संबंधित है। और एक और मतलब नृत्य है जो केरला से संबंधित है, मोहिनी अट्टम। आप ये याद रखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम केरला से संबंधित है। क से केरला, क से कथकली, ठीक है। और क से कथक और यूपी, मतलब आपको इस तरह से आप नहीं याद रख सकते, ठीक है। फिर भी आप याद रखिए कि कथक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हम लोग अधिकतर लोग जो रेलवे का तैयारी करने वाले हैं उत्तर भारत के ही है, तो कथक उत्तर भारत से संबंधित है, आप ये याद रखिएगा। जबकि कथकली जो है वो केरला से संबंधित है, मोहिनी अट्टम जो है केरला से संबंधित है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये 4 जो आप देख रहे हैं नृत्य, 4 नृत्य जो है वो आपको दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरला, और कथकली मतलब आपको केरला से। इसके बाद बात कीजिएगा तो कथक आपको यूपी से संबंधित हो जाएगा। ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है, आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। सतारिया, देखिए सतारिया बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि सतारिया लोक नृत्य जो है वो कहाँ पे है, कहाँ का है, तो असम का लोक नृत्य सतारिया है, आपको याद रखना है। सतारिया और मणिपुरी तो मणिपुर में, ये दोनों तो याद ही रहेगा, लेकिन सतारिया में आप कन्फ्यूज करेंगे, मोहिनीअट्टम में कन्फ्यूज करेंगे, और भारतनाट्यम में कन्फ्यूज करेंगे। कितना बार लोग क्या करते हैं, तो भारतनाट्यम केरला मार के आ जाते हैं, ठीक है, केरला मार के आ जाता है भारतनाट्यम, केरला में भारतनाट्यम नहीं है। कथकली केरला में है, मोहिनीअट्टम केरला में है, भारतनाट्यम कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। कुचिपुड़ी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आशा करते हैं याद होगा आपको, हो गया होगा।
अगला देखिए रामसर साइट, जो नए रामसर साइट है वो हाल फिलहाल में कितना जोड़े गए हैं, तो 10 जोड़े गए हैं। और 2022 का बात कीजिएगा तो 2022 में 15 रामसर साइट टोटल जोड़े गए हैं। लेकिन हम पूरा रामसर साइट 15 रामसर साइट नए रामसर साइट नहीं लिखवाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 15 रामसर साइट का जो नया है वो सारे के सारे पूछ दे, नहीं पूछेगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होता है वही पूछता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि रेलवे का जो क्वेश्चन उठाता है वो 2020 2 साल पहले से उठाता है, यानी कि 2022 में जो एग्जाम हो रहा है 2020 से उठाना वो शुरू करेगा। तो इसीलिए 2020 से लेकर के 2022 तक के जितने भी मतलब जो मुख्य रामसर साइट है उस 10 रामसर साइट को हम इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको वो भी चीज़ बताएंगे। पहले ये देखते हैं कि तसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है। तसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में 2020 में रामसर साइट को घोषित किया गया। अब 2020 में लद्दाख को घोषित किया गया, ये क्यों लिए हैं, क्योंकि लद्दाख जो है हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए लोनार झील महाराष्ट्र में है। अब लोनार झील क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्षुद्रग्रह जो गिरा हुआ था, ठीक है, उल्कापिंड जो गिरा हुआ था उससे ये झील का निर्माण हुआ है और इसको रामसर साइट में शामिल कर दिया गया 2020 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। अगला देखिए गुजरात में कौन सा है, बांधवना रामसर साइट को बनाया गया है 2021 में। तो गुजरात से अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं और गुजरात से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, तो गुजरात को इसीलिए हमने शामिल किया है। अगला देखिए थोल गुजरात 2021 में, थोल गुजरात जो है थोल रामसर साइट जो है वो 2021 में शामिल किया गया है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में है, ये इसको याद रखेगा, ये पूछ सकता है। देखिए अगला देखिए खिजरिया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गुजरात का, ये भी पूछा जा सकता है, ये 2022 का है ये। अगला हैदरपुर वेटलैंड को आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी बोल रहे हैं ना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी शिफ्ट में आपको ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा नहीं। पाला आर्द्रभूमि कहाँ है, तो मिजोरम में है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड के मात्र एक जो है रामसर साइट को इस बार मतलब जो है शामिल किया गया है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट साइड के जो है मतलब रामसर साइट एक पाला आर्द्रभूमि है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ये याद रखिएगा। पाला आर्द्रभूमि कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिजोरम में कौन से रामसर साइट है, चाहे पाला आर्द्रभूमि कहाँ पे मतलब किस राज्य में है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मिजोरम, ठीक है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज करके आ जाएंगे कि गुजरात में है कि मिजोरम में है कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसीलिए आप याद रखें पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। और ये एकमात्र जो है रामसर साइट जो 2022 में जोड़ा गया है जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, तो याद रखिएगा। मिजोरम आपको हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे। अब सांख्य सागर मध्य प्रदेश 2022 में है, सांख्य सागर मध्य प्रदेश 2022 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। सतकोसिया गार्ज जो है वो उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखिएगा। सतकोसिया गार्ज जो है वो उड़ीसा में है, ये पूछा जा सकता है। अब क्यों पूछा जा सकता है दोस्तों ये भी बता देते हैं, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति मतलब जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो राष्ट्रपति बने हैं, वो किस राज्य के हैं, तो उड़ीसा राज्य के हैं। तो हो सकता है कि मतलब पैनल जो क्वेश्चन सेट करने वाले हों उसको उड़ीसा जो है वो मतलब प्रथम नज़र पे आता हो, और हो सकता है कि उड़ीसा से रामसर साइट जो बना है हाल ही फिलहाल में उसको पूछ दे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, और बनेगा भी इसी तरह से, ठीक है, आप इसीलिए याद रखिएगा। अगला देखिए कि अब तक भारत में कुल 64 रामसर साइट खोजे जा चुके हैं, मतलब ये 64 रामसर स्थल हो चुके हैं, पूरा हो चुका है। जो अंतिम बार कितना हुआ था, तो 10 रामसर स्थल को जोड़ा गया था, आपको ये बता चुके हैं। और 2022 में कुल कितने रामसर स्थल को जोड़ा गया, तो 15 रामसर स्थल को जोड़ा गया। आपको इसलिए नोट्स में ये लिखा है क्योंकि हो सकता है कि ये पूछ दे एग्जामिनर कि 2022 में टोटल कितने रामसर साइट को जोड़ा गया है, रामसर स्थल में जोड़ा गया है। 2022 में 15 रामसर स्थल को जोड़ा गया है। अगला देखिए रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को कहाँ हुआ था, तो ईरान शहर के रामसर शहर में हुआ था। ईरान में एक रामसर नाम का शहर है, वहाँ पे हुआ था। इसी रामसर शहर के नाम पे रामसर साइट रामसर स्थल का नाम पड़ने लगा, ठीक है। जो आर्द्रभूमि जितने भी आर्द्रभूमि होते हैं उसको संरक्षण के लिए रामसर साइट का मतलब जो है वो संरक्षित किया जाता है रामसर साइट का नाम दे करके, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ पे सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कहाँ पे, तो ईरान में रामसर शहर में हुआ था। चलिए अगला देखिए भारत का पहला रामसर शहर जो है रामसर स्थल जो है कौन है, तो चिल्का झील है। और दूसरा मतलब चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है रामसर स्थल भारत का पहला रामसर स्थल है। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को
1981 में ही रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यानी कि 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ और मात्र 10 साल के बाद 1981 में रामसर स्थल के रूप में चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं भाग और अनुसूची तीनों को जो है देखेंगे और ये देखिएगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। 5 से 10 मिनट में सारे वो कम से कम हम लोग 50 मतलब जो है अनुच्छेद को देखेंगे, 12 अनुसूची को देखेंगे, मतलब 50 अनुच्छेद को, 12 अनुसूची को, अब 22 भाग को डिस्कस करेंगे। देखिए तो अनुसूची जो है 12 है वर्तमान में, पहले कितना हुआ करता था, पहले 8 हुआ करता था। 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद का बात कीजिएगा तो 395 अनुच्छेद है और भाग की बात कीजिएगा तो भाग कितने 22 हैं। ठीक है, अब देखिए अनुसूची को एक नज़र में देख लेते हैं। वो बिल्कुल एक शॉर्टकट फॉर्म में है जो आपको एक बार पढ़िएगा तो याद रहेगा। पहले आपको नहीं याद हो पाएगा, ठीक है, पहले आपको नहीं याद रह पाता होगा, लेकिन इस बार गारंटी देते हैं कि आप इस बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, क्योंकि इतना शॉर्टकट में आपको नोट्स नहीं मिल सकता है। ठीक है, इस बार आपको पक्का याद रहेगा। तो अनुसूची देखिए, प्रथम अनुसूची में जो है क्या लिखा गया है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बारे में चर्चा किया गया है। द्वितीय अनुसूची में बात कीजिए तो वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरा के बारे में बात कीजिए तो तीसरा शपथ के बारे में बताया गया। शपथ जितने भी सारे मतलब जो पदाधिकारी और जितने भी सारे मतलब जो है राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो तीसरे अनुसूची में वर्णन है। उसी के वेतन भत्ते के बारे में वर्णन जो है दूसरे अनुसूची में है। चौथा अनुसूची का बात कीजिए तो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होता है वो राज्य से होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। पाँचवा के बारे में बात कीजिएगा तो पाँचवा जो SC/ST क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण होता है, जो SC/ST क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र देखिएगा किसी किसी राज्य में SC/ST का बहुल है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है, तो उस क्षेत्र को प्रशासन और नियंत्रण करने के लिए 5वां अनुसूची में वर्णन किया गया है। 6ठा अनुसूची में देखिएगा तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, देखिए इसको शॉर्टकट फॉर्म में ATM² लिखा गया है। A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मेघालय और M से हो गया मिजोरम। तो आपको नहीं याद रहे तो आप ATM² याद रख सकते हैं। ATM² से आपको ये 6ठा अनुसूची याद रहेगा। आप ये याद रखें ATM² किससे संबंधित है, 6ठा अनुसूची है, ATM² 6ठा है, 6ठा ATM², इतना करके याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजाति प्रशासन और एवं नियंत्रण क्षेत्र में इससे वर्णन किया गया है। ठीक है, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जितने भी जनजाति मतलब है उसको प्रशासन और नियंत्रण के लिए 6ठा अनुसूची में वर्णन है। ठीक है, और 5वां अनुसूची में सारे देश के जितने भी, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में भी तो मतलब SC/ST है, पंजाब में भी तो SC/ST हैं, तो इस क्षेत्र को मतलब प्रशासन और नियंत्रण करने के लिए 5वां अनुसूची में रखा गया है। जबकि आप बात कीजिए स्पेशल बात कीजिए नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको जनजाति क्षेत्रों के मतलब जो प्रशासन नियंत्रण है उसको 6ठा अनुसूची में रखा गया। अब आप बताइए कि पहला से 6ठा अनुसूची तक याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हमें आशा है कि याद हो गया होगा। पहला अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत आसान है। दूसरा अनुसूची में क्या है तो वेतन और भत्ता के बारे में बात किया गया है। तीसरा अनुसूची में क्या है तो शपथ के बारे में बात किया गया है। चौथा अनुसूची में क्या है तो आपको राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बात किया गया। 5वां अनुसूची में क्या है तो SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। 6ठा अनुसूची में क्या गया तो इसमें भी SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ही बात है, लेकिन किससे तो नॉर्थ ईस्ट का जो 4 राज्य है उसी से, उसमें स्पेशल है। 6ठा अनुसूची में स्पेशल कर दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बता ही दिए हैं, ATM² याद रखिएगा, ATM² 6ठा अनुसूची। अगला देखिए केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति का जो बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो इसको बांटा गया है वो 7वें अनुसूची में रखा गया है। इसको 8वां अनुसूची में भाषा को रखा गया। पहले कितने भाषा थे तो 22 भाषा थे, सॉरी दोस्तों, पहले कितने थे 14 थे, अब कितने हो गए तो 22 हो गए। अब चलिए आपको बता देते हैं कि 14 के बाद 22 हुए तो कब कब जोड़े गए, संशोधन आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहला संशोधन हुआ 21वां संशोधन हुआ। देखिए 21वां संशोधन में क्या होता है, 21वां संशोधन में तो क्या हुआ तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो मतलब इसमें कितना हो गया तो 15 हो गया। कितना भाषा हो गया तो 15 हो गया। फिर क्या होता था 71वां संशोधन होता है। इसमें क्या हो गया 71वां संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को 71वां संशोधन में जोड़ा गया। अब देखिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये कैसे याद रहेगा तो आप शॉर्टकट फॉर्म में याद रखिए नमक। ठीक है, नमक से आपको याद रहेगा कि 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ तो 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ
ठीक है। 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो इसमें क्या है, 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन से भाषा को, तो बोडो, संथाली, बोडो, ठीक है। बोडो भाषा का मतलब संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से है, ठीक है। बोडो भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से। देखिए बोडो, संथाली और मैथिली और डोंगरी, ठीक है। ये 4 भाषा जो है, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 4 भाषा को किस में जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन में। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए 4 भाषा ये हो गया, तो 14 4 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 और 1 मतलब जो जोड़ा गया सिंधी भाषा, जो मतलब 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1, तो वो कितना हो गया, 19 हो गया। और 19 के बाद 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, नमक, मतलब नमक जिसे याद रखे थे, तो नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, तो ये कितना हो गया, टोटल 22 भाषा हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अनुसूची मतलब 8 में जो है 22 भाषा कैसे हुआ। आपको अब पता होगा, आप कोई भी पूछा आपको कि 92वां संविधान संशोधन में कौन से भाषा को जोड़ा गया, तो आपको अच्छे से याद होगा। 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो अच्छे से याद होगा। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 92वां संविधान संशोधन मतलब आपको कौन कौन हो जाएगा, तो मैथिली हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, संथाली हो जाएगा और डोंगरी हो जाएगा। आपको 71वां संविधान संशोधन कोई पूछे तो कौन कौन से भाषा, नमक याद रखेगा, नमक से न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो कितना अच्छा है, कितना आसान है बताइए। अगला देखिए 9वां अनुसूची जो है, 9वां अनुसूची वो किससे संबंधित है, तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म से 9वां अनुसूची संबंधित है। 10वां अनुसूची का बात कीजिएगा तो दल बदल कानून व्यवस्था इसमें रखा गया, दल बदल कानून व्यवस्था इसमें रखा गया है। अगला देखिए 11वां जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। 11वां कौन है, तो पंचायती राज से संबंधित है। 11वां जो है पंचायती राज से संबंधित है, आपको पता होगा। अब 12वां क्या है, तो नगर पालिका से संबंधित है। देखिए अब ये देखिए, ये 9वां 10वां 11वां 12वां ये जो है इसको बाद में जोड़ा गया है। अब प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। आप ये याद रखिए, आपसे एग्जाम पूछ सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में कि प्रथम संविधान संशोधन में किसको रखा गया था, किसको जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। देख रहे हैं कितना अच्छा से समझा रहा है, तो ऐसा से समझाएगा और ये एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सेट किया गया है, ठीक है। और ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। आप देखिए, आपको इसी में अनुच्छेद को देखेंगे, जितने भी सारे अनुच्छेद है सब एक लाइन में लिखा हुआ है। जितने भी सारे आपको अनुच्छेद मिलेंगे पूरा हम लोग के ठेठ भाषा में अनुच्छेद लिखा गया है, जो आपको एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो इससे मतलब जो है छोड़ने का मतलब कोशिश ही नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, इसको लेके चलिएगा। आप देखिएगा अनुच्छेद से जितने भी सारे क्वेश्चन आने वाले रेलवे ग्रुप डी में, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। पहला अनुच्छेद में देखिए, संघ का नया नाम और राज्य क्षेत्र जो है वो पहला अनुच्छेद में लिखा गया है कि संघ का नाम परिवर्तन करना, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना। जैसे मान लेते हैं कि लद्दाख जम्मू कश्मीर को जो है राज्य से क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो अनुच्छेद 1 में जो है उसको जोड़ा गया होगा, चाहे संशोधन किया गया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 1 के बाद आते हैं अनुच्छेद 14 पे, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 पे आते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता लिखा गया है। विधि के समक्ष समानता के बारे में इसको बताया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वां देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, ठीक है। आपको देखे होंगे छुआछूत पहले लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, धर्म के आधार पर मानते थे, मूल वंश के आधार पर मानते थे, भेदभाव करते थे, उससे ऊंचे नीचे में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। इसको ख़त्म करने के लिए 15वां मतलब अनुच्छेद में इसको रखा गया कि इसको ख़त्म करना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। अब किसी भी लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप। यदि कोई भेदभाव कर रहा है तो 15 अनुच्छेद के तहत कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है उस पर। देखिए 16वां लोक नियोजन से संबंधित है, ठीक है। लोक नियोजन यानी कि आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकारी नौकरी में मतलब सरकार जो नौकरी देगा, नियोजन निकालेगा, वो कितना अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 16वां अनुच्छेद में लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए 17वां अनुच्छेद है छुआछूत कांत। अब देखिए छुआछूत बहुत ज़्यादा था, ठीक है, मतलब ऊंच कास्ट के लोग निम्न कास्ट के लोग के मतलब जो है शरीर में भिड़ना नहीं चाहते थे, उसको छूना नहीं चाहते थे, छुआछूत मानते थे। तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 17वां अनुच्छेद में लिखा गया है। ये देखिए मौलिक अधिकार है, मतलब ये यदि कोई भी निम्न जाति के लोग, यदि कोई उच्च जाति के लोग ये बोल रहा है कि हम तुम्हारे शरीर में नहीं भिड़ेंगे, ठीक है, तो इस पर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 17वां अनुच्छेद के तहत। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। 17वां अनुच्छेद में छुआछूत का अंत है, 18वां अनुच्छेद में उपाधि का अंत है, ठीक है। अब कोई लोग ये नहीं बोल सकता है कि मतलब हम जो है मतलब ये है, जैसे मतलब पहले के लोग क्या बोलते थे, नाइटहुड का उपाधि दिया जाता था। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को उपाधि दिया गया कि कौन दिया, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर दिए, ठीक है। तो अब जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कोई भी लोग है
वो किसी को गुरु बोल दे, ठीक है, जैसे हमें है कोई गुरु बोल दिया, तो हम इस उपाधि को नहीं लगा सकते हैं अपने नाम के पीछे कि हमें ये उपाधि दिया है, इसको हमें गुरु बोला है तो हम गुरु लगाएंगे। चाहे हमें किसी का शिष्य बना दिया तो हम अपने नाम के पहले शिष्य लगाएंगे। तो इस तरह से आप उपाधि नहीं लगा सकते। आप उपाधि को जो है उपाधि को अंत कर दिया गया 18वां अनुच्छेद के तहत, ठीक है। 19वां अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि आप कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी करें, आपको पूरा बोलने का आज़ादी है। वो किस अनुच्छेद के तहत? 19वां अनुच्छेद के तहत। 21वां आपको जीवन जीने का आज़ादी देता है, ठीक है, जीवन जीने का स्वतंत्रता जो है 21वां अनुच्छेद देता है। आप देखे होंगे कि जो कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोग मर रहे थे, ठीक है, मर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो पीड़ित हो गए थे कोविड-19 से, तो उसमें सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ मुहैया फ्री में करवा रही थी। जैसे राशन फ्री में मुहैया करवा रही थी, ऑक्सीजन फ्री में दे रहे थे, ठीक है, दवाई जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे। इसके बाद टीका जो निकला, टीका भी फ्री में दिए। तो क्यों? क्योंकि जीवन जीने की स्वतंत्रता मिला हुआ है, हमें संविधान से जीवन जीने की स्वतंत्रता मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 21 में ये बात वर्णन है। अगला देखिए अनुच्छेद ए में 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार पे रोक लगाया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 23 और 24 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मानव के दुर्व्यवहार पर रोक लगाया है अनुच्छेद 23 में। 24 में क्या गया है? कारखानों में बच्चों का काम करने पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 29 में देखिए अल्पसंख्यक जो है उसके हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक आपको पता होगा, इसको माइनॉरिटी बोलते हैं। जैसे मतलब मुस्लिम भी है, वो भी माइनॉरिटी में आते हैं, सिख है माइनॉरिटी में आते हैं, पार्सियन जो है माइनॉरिटी में आते हैं। तो इसके हितों का संरक्षण 29 में रखा गया है, ठीक है। आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपको याद ही हो जाए, समझ में आ जाता है ना दोस्तों, तो याद हो जाता है, वो चीज़ को भूल नहीं पाते हैं लोग। अब देखिए 30 में लिखा गया है। अब देखे होंगे मदरसा जो है वो मुसलमान में मतलब इस्लाम लोग जो है मदरसा खोले हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे मदरसा खोलने की उसको आज़ादी मिला हुआ है, ठीक है। प्राइवेट संस्था मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल है वो भी खोल सकता है, ठीक है। उसमें अपना मतलब जो धर्म के बारे में बता सकता है, ठीक है। उसको जो भी चीज़ समझाना है, पढ़ाना है, बता सकता है, आज़ादी उसको मिला हुआ है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 30वां अनुच्छेद के तहत। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अल्पसंख्यक का अधिकार है, ठीक है। इसमें कौन से अनुच्छेद में? तो ये 30वां अनुच्छेद में। देखिए रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो किस अनुच्छेद के तहत? तो 32वां अनुच्छेद के तहत। देखिए 38 अनुच्छेद में क्या किया गया है? लोक कल्याण के बारे में सामाजिक व्यवस्था बनाना, यह 38 अनुच्छेद में लिखा गया है। अगला देखिए 39 में लिखा गया क्या? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। सामान्य न्याय, आप यदि मतलब कानून के चक्कर में चपेट में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको यदि वकील आपके पास यदि उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो आपका खुद का वकील आप नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट वकील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सरकार ये सरकारी वकील जो है वो मुहैया करवा के देती है, जो फ्री में आपको वकालत करेगी आपके लिए। तो ये आपको अनुच्छेद 39 क में लिखा गया है। बहुत अच्छा बात लिखा गया दोस्तों। ये यदि आप जान ले तो आपको दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपका। आप एक देश के मतलब जो आम नागरिक से एक अलग एक विशिष्ट प्रकार के नागरिक कहला पाएंगे। अगला देखिए 40वां अनुच्छेद में लिखा गया ग्राम पंचायतों का संगठन। आप देखते हैं पंचायती राज जो बना हुआ है, तो ये ग्राम पंचायत का संगठन 40वां संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद में। 44वां में देखिए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों की समान नागरिक संहिता जो है वो 44वां में लिखा गया है। अब देखिए गोवा में ये समान नागरिकता संहिता जो है समान नागरिक संहिता लागू है, जबकि पूरा देश में ये लागू नहीं है। पूरा देश में केवल एक ही राज्य गोवा है जहाँ पे ये समान नागरिक संहिता लागू है। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा जो है वो 45वां संविधान संशोधन में है, मतलब संविधान संशोधन नहीं अनुच्छेद में है। अगला देखिए 48वां है कृषि और पशुपालन का संगठन 48वां संविधान में है, मतलब अनुच्छेद में है। अगला देखिए 48 का क पर्यावरण का संरक्षण है, अनुच्छेद 48 का क में पर्यावरण का संरक्षण के बारे में बताया गया है। 50 में देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका से जो अलग होता है वो 50 अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगा, कैसे अलग होगा उसके बारे में 50 अनुच्छेद में लिखा गया है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो मतलब वो वर्णन करता है, आपको देखे होंगे कि जैसे रूस और मतलब यूक्रेन के बीच में मतलब जो युद्ध चल रहा था उसमें भारत मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का डिमांड कर रहा था कि हम शांति की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? 51 अनुच्छेद के तहत वो बोल रहे थे। अगला देखिए 51 के क में जो है मूल कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। ये मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। पहले कितना हुआ करता था? पहले 10 हुआ करता था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पहले 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, अब कितना? 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये 11वां मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। इसको भी आप याद रखिएगा।
52वां में जो है भारत के राष्ट्रपति का जो मतलब जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो 52वां अनुच्छेद में लिखा गया है। ये देखिए लॉलीपॉप बातें जो है ये इसको महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप क्या करेंगे याद रखेंगे। ये आपको लॉलीपॉप बातें क्या है जो आपको एक्स्ट्रा मतलब जो चीज़ बताया जा रहा है उसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला देखिए 54वां जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 54वां अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। 61 में देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जाता है, आपको पता होगा, तो 61 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अगर देखिए 72वां अनुच्छेद है वो उसमें 72 अनुच्छेद में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 72 में क्षमादान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। जैसे देखते हैं आप किसी को फांसी का सजा देने वाला, जैसे निर्भया रेप केस में मतलब फांसी के जितने भी पेटिशनर थे मतलब वो क्या किए थे, तो राष्ट्रपति से क्षमादान की याचिका दायर किए थे। ठीक है, बाद में उसको क्षमादान नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि वो एक बहुत जो है एक बहुत बुरा अपराध किया था, उसके लिए क्षमादान दिया भी नहीं जाना चाहिए। तो ये क्षमादान जो याचिका दायर किया था राष्ट्रपति के पास में वो किस अनुच्छेद के तहत, तब अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में क्या है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च नागरिक है, उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ये 74 में बोला गया है। अनुच्छेद 76 में देखिए भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में लिखा गया, वर्णन किया गया है। अगला देखिए के वेणुगोपाल, ये कौन है, तो भारत के महान न्यायवादी है। ठीक है, वर्तमान में महान न्यायवादी है। आप जब एग्जाम देंगे ग्रुप डी का उस समय में भी के वेणुगोपाल महान न्यायवादी होगा। ये फुल्ली 2022 की ग्रुप डी पे डेडिकेटेड है। इसको जितने भी सारे हो सका है तो करंट अफेयर जोड़ने की कोशिश किए हैं। आपको स्पेशल करंट अफेयर जो है, स्पेशल वीडियो जो करंट अफेयर का है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो सिर्फ रेलवे के लिए डेडिकेटेड होगा। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना सारा करंट अफेयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करंट अफेयर का सीरीज़ हम बनाएंगे जो इसी नोट्स फॉर्म में होगा, हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में होगा, उसमें आप देखिएगा कि 2021 मतलब 2019 से लेकर के 2022 तक के यानी कि 3-4 साल के करंट अफेयर, और उसमें मात्र मतलब हम जो है 200 से 400 करंट अफेयर को सम्मिलित करेंगे, जो मुश्किल से आप 15 मिनट में आप पूरा को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा को याद रख सकते हैं। वैसा करंट अफेयर आपको बहुत सारे करंट अफेयर याद भी होंगे, तो उस तरह से हम बनाएंगे जो 2019 से लेकर के बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2019 से आपको करंट अफेयर पूछ दे, क्योंकि ग्रुप डी में हम देखें कि बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ के दोस्तों मतलब जो है अभ्यर्थियों का दिमाग ख़राब करके रख देता है। इतना पुराना करंट अफेयर नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को उसी लेवल से तैयारी करना होगा। चलिए देखिए, और 76वां में तो हो गया के वेणुगोपाल महान न्यायवादी है। मतलब देखिए 79 में जो है 79वां में है संसद का गठन के बारे में चर्चा किया गया। संसद का गठन जो है वो 79वां में चर्चा किया गया। 80 में क्या है, तो राज्यसभा का गठन के बारे में चर्चा है। राज्यसभा का गठन के बारे में चर्चा है। तो राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ है पहली बार, तो 1951 में राज्यसभा का गठन हुआ है। और लोकसभा का गठन कब हुआ है, तो 1952 में हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक का मतलब एक प्लस है। 51 में राज्यसभा का गठन, 52 में लोकसभा का गठन। 80 में राज्यसभा का गठन के बारे में मतलब अनुच्छेद 80 में लिखा गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में लिखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 51 में राज्यसभा, देखिए 51 आप कैसे याद रखेंगे, उच्च सदन है, तो मतलब पहले मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो पहले खाते हैं, हर चीज़ पहले करते हैं। ठीक है, बड़े लोग पहले हमेशा रहते हैं आगे, छोटे लोग उसके बाद जाते हैं। तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, तो उच्च सदन पहले गठन होगा, इसके बाद निम्न सदन का गठन होगा। तो उच्च सदन कब हुआ, 51 में उच्च सदन हुआ। 52 में क्या हुआ, तो निम्न सदन मतलब क्या है, तो लोकसभा है। तो 52 में क्या हुआ, 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। अब देखिए उच्च सदन मतलब राज्यसभा है, तो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। निम्न सदन क्या है, तो लोकसभा है, तो अनुच्छेद 81 में रखा गया। याद हो गया होगा अब। ठीक है, अब कन्फ्यूज करेंगे ही नहीं। धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में रखा गया है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 देखिए अध्यादेश जारी करता है वो राष्ट्रपति 123 के तहत। देखिए 1, 2, 3 आप ये रखें, 1, 2, 3 जो डायल नंबर है, आप मतलब टोल फ्री डायल नंबर है, जिससे आप मतलब कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। किससे, एयरटेल, आप जियो किसी भी मतलब टेलीकॉम यूज कर रहे हैं तो आप 1, 2, 3 बात करते होंगे आप कस्टमर से। तो आप ये याद रखिए कि 1, 2, 3 जो है इससे क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 से। देखिए यही बात करिएगा, राज्यपाल का बात कीजिएगा तो 2, 3, 1 2, 1, 3 सॉरी दोस्तों 2, 1, 3। ठीक है, 2, 1, 3 1, 2, 3 का मतलब जो है उल्टा पुल्टा कर दिया है, और 2, 1, 3 ये क्या करता है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 2, 1, 3 से यानी कि 213 से मिला है।
चलिए आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 124 जो है उच्चतम न्यायालय का स्थापना का वर्णन करता है। जो उच्चतम न्यायालय का जो है स्थापना जो है 124 के अंदर होता है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय का स्थापना 124 के अंदर होता है, लेकिन हाईकोर्ट अधिनियम एक होता है हाईकोर्ट अधिनियम। हाईकोर्ट अधिनियम पहली बार कब आया था? हाईकोर्ट अधिनियम जो है हाईकोर्ट अधिनियम जो है एक्ट जो है वो पहली बार कब आया था? तो पहली बार आया था कब? तो 1861 में। देखिए 1861 में आया था पहली बार, 1861 में आया था पहली बार, ये याद रखिएगा। 1861 का जो अधिनियम था ना, वो जो पेश हुआ था, जो ब्रिटिश कालीन अधिनियम पेश हुए थे, उसमें जो है हाई कोर्ट अधिनियम के बारे में मतलब उसमें पहली बार जो है वो बना, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1861 के हाईकोर्ट अधिनियम के बाद 1862 में जो है वो 3 हाईकोर्ट को बनाया गया, ठीक है। आपको याद होगा ये सब चीज़ें, आप इतिहास पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सीरीज़ जो चल रहा है उसमें आपको कंटिन्यू 5 से 6 सीरीज़ में आप देखेंगे कि जितना भी स्टैटिक और जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मतलब इधर उधर के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं जो आपको पूछने वाले हैं, हम बोल रहे हैं इसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको मिलेंगे इस नोट से। अगला देखिए 148 अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का बारे में बताया गया है। आप एसएससी का यदि कोई अभ्यर्थी आपके अगल बगल तैयारी करता होगा तो एसएससी में एक एएओ का पोस्ट आता है, एएओ, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, ठीक है। यही आगे चल के क्या बनते हैं? तो कैग के सदस्य बनते हैं, कैग के सदस्य यही बनते हैं। और ये मतलब जो है अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें है, मतलब ये कैग के 14वें अध्यक्ष है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू कैसे याद रहेगा? तो आप देखिए द्रौपदी मुर्मू, आप ये याद रखिए मतलब समझने के लिए कि द्रौपदी मुर्मू के रिश्तेदार होंगे कौन? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन? तो कैग के अध्यक्ष। द्रौपदी मुर्मू कौन? तो ये मतलब राष्ट्रपति। ये मतलब देखिए राष्ट्रपति कितने नंबर के? तो 15वें नंबर के। अब द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें नंबर के, क्योंकि वो राष्ट्रपति है तो उच्च में है, ठीक है, तो उच्च में है तो इसलिए 15वें नंबर के। और ये जो है मतलब क्या अध्यक्ष है तो ये निम्न में है तो इसलिए 14वें नंबर के। तो इतना ट्रिक के बाद आपको याद रहेगा, हम इतना मान के चलते हैं कि अनुच्छेद 148 में मतलब कैग के बारे में लिखा गया है। और कैग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। 153वां अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के बारे में लिखा गया है। राज्य के एक राज्यपाल होते हैं, ठीक है, और 2 राज्य से मतलब एक या एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, ठीक है। तो ये किस में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 153 में लिखा गया है कि राज्य के राज्यपाल होंगे, ठीक है। अगला देखिए अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कि राज्यों के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के हाथ में रहेगा, ठीक है। ये मतलब ये राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के हाथ में रहेगा, इसका वर्णन 154 में है, ठीक है। 161 का बात कीजिएगा तो 161 में क्या है? तो क्षमादान करने की शक्ति जो राज्यपाल के पास में है वो 161 में दिया गया है। 161 में राज्यपाल की शक्ति जो है वो क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन ये जो है मृत्युदंड से क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्युदंड से क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, लेकिन बाद बाकी केस में जैसे आपको किसी को मृत्युदंड मतलब वो दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया, तो आजीवन कारावास को कम कर सकता है राज्यपाल, इतना उसके पास में शक्ति दिया गया है कि वो कम कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 जो है इसमें जो है उच्च न्यायालय के पास है कि कुछ मतलब कुछ शक्ति में कुछ चीज़ों में रिट निकालने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को दिया गया है, हाई कोर्ट को दिया गया है। हाई कोर्ट कहाँ है? मतलब एक हाई कोर्ट जो है मतलब एक राज्य में होता है, एक से अधिक राज्य को मिला करके भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे आप बात करेंगे कि कोलकाता हाई कोर्ट जो है उसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी वो कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो एक न्यायालय जो है एक मतलब मुख्यालय है कलकत्ता में। देखिए अनुच्छेद 32 में हम लोग पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली का वो रीट जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 239 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 39 में बताया गया है। अनुच्छेद 39 के 239 में संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 239 के बारे में बात कीजिएगा, देखिए अनुच्छेद 239 क के बारे में बात कीजिएगा तो कुछ यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल का जो व्यवस्था है अनुच्छेद 239 क में किया गया। तो कुछ
केंद्र शासित प्रदेश में, सब केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का संख्या कितना है तो 8 है। लेकिन विधानमंडल कितने केंद्र शासित में बनाए जाते हैं, तो अब केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें बनाए जाते हैं। पहले क्या था, तो पहले 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानमंडल और विधान परिषद को गठन करने का क्षमता था। लेकिन ये इसके पास क्या है, तो सिर्फ विधानमंडल है। ये तीनों के पास में क्या है, विधान परिषद नहीं, सिर्फ विधानमंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विधानमंडल कौन कौन बना सकता है, तो एक जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश वो बना सकता है, दिल्ली बना सकता है, पुदुचेरी बना सकता है। आप बना इसके पास है भी, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इसका जो विधानमंडल बनाने की शक्ति है कहाँ से मिलता है, अनुच्छेद 239 क से मिलता है। जबकि 239 में क्या लिखा गया है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में लिखा गया है। आगे देखिए, दिल्ली को जो है एक विशेष उपबंध है, ठीक है, दिल्ली के पास जो है एक विशेष प्रकार का राज्यों में की श्रेणी में रखा गया है। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक NCR है जिस पे पूरी तरह से केंद्र का कंट्रोल है, उसमें राज्य का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसीलिए दिल्ली को एक विशेष राज्य के रूप में रखा गया, क्योंकि दिल्ली जो है राजधानी क्षेत्र हो जाता है भारत का। तो इसके लिए इसको अनुच्छेद 239 के क में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 239 के क में रखा गया है दिल्ली को। देखिए, ये पूरी तरह से ग्रुप डी विशेष है। ठीक है, तो ये इसको मतलब छोड़िएगा नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे इस बार यार ग्रुप डी निकलेगा। ठीक है, अगला देखिए 243 अनुच्छेद में जो है पंचायत नगर पालिका और सहकारी समितियाँ, ये तीनों जो है 243 अनुच्छेद 243 में अ ब क ज य करके ये तीनों का वर्णन किया गया है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि नगर पालिका में कितना से कितना तक है, ये ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रुप डी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा BPSC में, UPSC में पूछेगा, चाहे स्टेट PCS का दे रहे तो उसमें एक पर्टिकुलरली उसमें घुसा देता है अंदर तक। लेकिन यदि इसका बात कीजिएगा तो ये पूछेगा कि पंचायतों का वर्णन किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में है, तो 243 में पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। सहकारिता समिति पूछेगा, सहकारी समिति किस आर्टिकल में है, तो ये 243 में, 243 अनुच्छेद में है। अब देखिए, सहकारी मंत्री, एक नया मंत्रालय का घोषणा किया गया सहकारिता मंत्रालय का, तो उसका भी मतलब जो है वर्तमान में कौन मंत्री है, तो मतलब गृह मंत्री जो अमित शाह है वही है। अगला देखिए 244 का बात कीजिएगा तो 244 है अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र जो है, जैसे आप बात कीजिए असम, मेघालय, मणिपुर, मतलब मिजोरम, ये सब जो है अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, इसके कुछ भाग, तो उसके जो प्रशासन है वो 244 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए 238 238 में 238 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 230 पहले देख लेते हैं। 230 में जो है SC ST के लिए लोकसभा सीटों का आरक्षण है। देखिए SC ST का सीट जो है रिजर्व किया गया है लोकसभा में कि इतना जो है सीट पे SC आएगा ही। ठीक है, इतना सीट पे SC चयन होकर आएंगे ही और ST चयन होकर आएंगे। तो ये जो रिजर्वेशन किया गया है लोकसभा में सीटों का, तो कितने अनुच्छेद के तहत, 330 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ये बहुत कम अनुच्छेद, आपको 395 अनुच्छेद टोटल है, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 30 से 40 अनुच्छेद हैं जो आपको बता रहे हैं, वो उतना ही बस याद करिए, उतना ही मैं आपको मतलब इतना ही से पूछेगा, इतना गारंटी रखिए। 338 में जो है राष्ट्रीय SC आयोग है। राष्ट्रीय SC आयोग का जो एक SC मतलब आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, कैटेगरी तो मतलब आप जब भी आप फॉर्म भरे होंगे तभी आपको पता होगा कि SC क्या होता है, ST क्या होता है और OBC क्या होता है। इसको जो है किसी भी बुक में देखिएगा तो इसको पूरा मतलब इतना बड़ा बना के दिया हुआ है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको शॉर्ट उतना बड़ा याद नहीं रह पाता है, उतना बढ़कर हम याद करने की कोशिश भी करते हैं तो भूल जाते हैं। अभी तो मतलब फिलहाल याद रह पाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, इसीलिए शॉर्टकट में मतलब लिख दिया हम कि राष्ट्रीय SC आयोग जो है 338 में है। 338 का क में जो है राष्ट्रीय ST आयोग है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338 में है। OBC आयोग जो है 338 के ख में है। ठीक है, OBC आयोग 338 ख में है। OBC आयोग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में ही OBC आयोग का फिर से एक नया मतलब आयोग का नियुक्ति किया गया है और वो अभी भी मतलब पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं पेश कर पाए, तो ये अभी मतलब हाल फिलहाल के न्यूज़ में है। तो आप इसे याद रखिएगा, 338 के ख में OBC आयोग का गठन के बारे में चर्चा है। अब देखिए आगे देखिए 343 में संघ की भाषा के बारे में बताया गया। संघ की भाषा के बारे में 343 में भाषा के बारे में बताया गया है कि संघ में क्या भाषा होगा। ठीक है, 324 के बारे में बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया 324 में। 343 में संघ की भाषा के बारे में बताया गया और 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। अब सोचेगा दोस्तों कि 343 से 324 क्यों आ गए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें छूट गया था।
ठीक है, इस पॉइंट को हमें लिखना छूट गया था कि 324 अनुच्छेद को हम शामिल नहीं कर पाए थे ऊपर में, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट होने के कारण इसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 324 अनुच्छेद याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है, तो ये कौन है, तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार कौन से नंबर के, तो 25वें नंबर के निर्वाचन आयोग है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का संबंध 324 आर्टिकल से है। कौन निर्वाचन आयोग है, तो राजीव कुमार निर्वाचन आयोग है, याद रखिएगा। आपको जैसे याद रह पाए वैसे हम सोचते हैं कि याद रखने का मतलब आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको याद रख पाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए सुझाव दिया गया है। अब देखिए, हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं बताया गया है, जबकि इसकी हिंदी भाषा को सुझाव दिया गया। अंग्रेजी भाषा की बात कीजिएगा तो अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान में कहीं पर चर्चा नहीं है। आपको देखे होंगे जब अनुसूची 8 के बारे में पढ़े होंगे, उसमें 22 भाषा है, 22 भाषा में भी अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 352 जो है, आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है राज्य के आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, 356, और वित्तीय आपात की घोषणा से संबंधित है, 360। मतलब हम लोग कन्फ्यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो कन्फ्यूज करते हैं यहाँ पे कि राज्य के आपात से संबंधित है कि राष्ट्र आपात से संबंधित है, मतलब कन्फ्यूज करते हैं 352 में राष्ट्रीय आपात होगा कि राज्य के आपात होगा। ठीक है, राज्य में आपातकाल लगता है 352 के तहत कि 352 के तहत राष्ट्र में आपातकाल लगता है। तो अब आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं कन्फ्यूज करेंगे, तो आप ये देखिए 352, देखिए 352 पहले आता है कि 356 पहले आता है, तो आप बोलेंगे सर 352 पहले आता है। ठीक है, जब 352 पहले आता है दोस्तों, तो एक चीज़ आप बताइए कि जब 352 पहले आता है तो राष्ट्र मतलब पहले आता है कि राज्य पहले आता है, तो आप बोलेंगे राष्ट्र पहले आता है। क्या बोलेंगे, राष्ट्र पहले आता है। जब राष्ट्र पहले आता है और 352 पहले आता है, तो 352 पहले आता है तो 352 में ही राष्ट्रपति आपातकाल मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होना भी चाहिए। तो इसीलिए देखिए 352 में सबसे पहले 352 आता है, तो 352 में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ट्रिकी थोड़ा हमें समझना है, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ट्रिक समझ गए ना, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। 356 का बात कीजिएगा तो राज्यों में आपातकाल जो लगता है 356 में लगता है। क्यों 356 में ही लगता है, 352 में क्यों नहीं, क्योंकि 352 जो है वो पहले है, पहले राष्ट्र फिर राज्य। ठीक है, पहले राष्ट्र का मतलब हम लोग राष्ट्र को मतलब सबसे पहले सर्वोपरि राष्ट्र माना जाता है। पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तब ये राज्य के लोग आते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे हम यूपी के हैं, ठीक है, हम बोलेंगे हम बिहार के हैं, हम बोलेंगे राजस्थान के हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, यहाँ के हैं, लेकिन सब लोग कौन है, कहाँ के हैं, तो हिंदुस्तान के पहले हैं। तो इसीलिए पहले कौन है, तो हिंदुस्तान है, तो इसीलिए राष्ट्र में आपातकाल लगेगा तो पहले लगेगा 352 के तहत, राज्य में आपातकाल लगेगा 356 के तहत लगेगा, बाद में लगेगा। लेकिन मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में जब क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय में क्या लगता है, तो 360 में आपातकाल लगता है, 360 के तहत आपातकाल की घोषणा होता है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन 3 बार कमज़ोर हो चुका है मतलब भारत का, लेकिन संयोगवश एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाना पड़ा। तो कब हो चुका है, तो 1949 में बात कीजिएगा तो पहली बार 1949 में, दूसरी बार आपको 1966 में। ठीक है, 1966 में दूसरी बार 1966 में इसलिए लगा था दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि 1966 से पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया था। 1966 में किससे, पाकिस्तान मतलब अपना चढ़ाई करने लगा था। तो दो युद्ध के कारण जो है मतलब वित्तीय संकट का मतलब जो घड़ी है वो आ गया था, इसीलिए वित्तीय जो है आपातकाल लगाने की मतलब जो मतलब हो गया था, मतलब समय बन गया था, लेकिन नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, हमारा देश बहुत मजबूत है और उससे बाहर निकल गया। इसके बाद बात कीजिएगा तो 1992 में, ठीक है, 1992 में आपको पता होगा कि जो है मतलब 1991-92 का एक मतलब वो दौर था जहाँ पे संकट की घड़ी आ चुका था। ठीक है, तो उस समय में भी तो ये वित्तीय जो मतलब वो है वहाँ पे भारत कमज़ोर पड़ गया था वित्त क्षेत्र में, लेकिन आपातकाल नहीं लगा। ये चीज़ याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। अगला देखिए 368 जो है वो संविधान के संशोधन शक्ति जो है 368 से है, यानी कि संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया जितना भी है 368 के संविधान में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। आप देखे होंगे कि अभी तक 105 संशोधन हो चुका है। तो 105 संशोधन हुआ है, उसमें मतलब वो संशोधन कहाँ से होता है, तो 368 आर्टिकल जो है अनुच्छेद 368 है, यही एक शक्ति प्रदान करता है संविधान को संशोधन करने के लिए। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दें कि प्रस्तावना जो है एक बार संशोधित हो चुका है, प्रस्तावना एक बार संशोधित हो चुका है, ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम में ये दे देता है कि प्रस्तावना संशोधित किया जा चुका है, तो एग्जाम में मतलब वो ऑप्शन देगा कि नहीं किया जा, एक बार भी नहीं हुआ है, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, मतलब 5 बार हुआ है इस तरह से आपको दे देगा मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए। तो आप याद रखिएगा प्रस्तावना एक बार संशोधन हो चुका प्रस्तावना में। अगला देखिए
अब हम लोग भाग को देख लेते हैं। देखिए कितना मतलब कम समय में आप अनुच्छेद को देख लिए, वो भी पूरा डिटेल में, ठीक है। आपको याद भी हो गया, हमें लगता है कि अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा। अब भाग को देख लेते हैं। भाग टोटल 22 हैं। अब भाग को आप इतना अच्छे से देखेंगे, आपको अब इसके बाद आपके जितने भी संविधान के भाग हैं वो आप भूलेंगे नहीं। भाग 1 में देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है भाग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया जो भाग 1 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में जो है भाग 12 से, ठीक है, अनुच्छेद 3 में भाग 12 से लेकर के 35 तक है। और इसमें किस में बताया गया तो मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में बताया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्टकट फॉर्म में DPSP भी बोला जाता है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और ये भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला देखिए आगे जब बात करेंगे तो नीति निर्देशक, इतना आप याद रखें कि भाग 1, 2, 3, 4। भाग 1 में संघ एवं राज्य के बारे में चर्चा है। भाग 2 में नागरिक के बारे में चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। अब देखिए 5, 6, 7, 8, देखिए 5, 6, 7, 8 कैसे याद रहेगा, अब वो देखते हैं हम। देखिए 5, 6, देखिए 5 में क्या है, अब इतना चीज़ होने के बाद नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, सब चीज़ मिल गया अब आदमी को, तो अब आदमी को क्या चीज़ का ज़रूरत है, आदमी को ज़रूरत है राष्ट्र का ज़रूरत है। तो राष्ट्र का ज़रूरत है, तो इसीलिए भाग 5 में जो है राष्ट्र के बारे में, संघ के बारे में बताया गया। कितना तक, तो 52 से 151 तक, ठीक है। अगला देखिएगा भाग 6 में, अब राष्ट्र के मतलब राष्ट्र भी पूरा हो गया, राष्ट्र के बारे में पूरा वर्णन हो गया। तो अब किसके बारे में ज़रूरत है, खुद के बारे में ज़रूरत है, खुद के राज्य के बारे में ज़रूरत है। अब खुद के राज्य के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो भाग 6 में उसको बताया गया। कितना से कितना तक, तो 151 से मतलब 152 से लेकर के 237 तक। अब राज्य में कौन कौन आ जाते हैं, तो गवर्नर आ जाते हैं, ठीक है। गवर्नर के बाद आपको मतलब क्या होगा, तो आपको हाई कोर्ट आ जाएगा। हाई कोर्ट के बाद क्या होगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं किस में है, भाग 6 में है वर्णन। अगला देखिए, आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे है मतलब भाग 7। भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 को अब निरस्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद 238 था, ठीक है। भाग 7 में बोलिएगा था क्या, तो भाग 7 में देखिए राज्य का जो भाग बी है, ठीक है, राज्य का जो मतलब बी खंड का जो राज्य था, जिसमें मतलब बम्बई आते थे, ठीक है, बहुत सारे देसी रियासत थे, ठीक है। जो रियासत, कुछ रियासत ऐसे भी थे जो मतलब मनमाना करता था, अपना एक अलग सा दायित्व रखना चाहता था। तो उससे वैसे रियासत, आपको पता होगा कि आज़ादी के टाइम में 500 से ज़्यादा रियासत था, ठीक है, जिसको समाहित करके कुछ रियासत ऐसे थे जो मानते नहीं थे, ठीक है, वो भारत के कानून के विरोध में चलते थे और जो भारत में शामिल हो गए थे। तो बाद में क्या किया गया, उसको जो है मतलब जब संविधान बना तो उसको खंड बी में रखा गया था, ठीक है, उसको खंड बी में रखा गया था। भाग 7 के मतलब जो है राज्य में खंड बी में रखा गया था। लेकिन इसको क्या किया गया, ज़रूरत आने पे इसको निरस्त कर दिया गया। और सब राज्य को आप देखेंगे कि अब क्या टाइम में देखेंगे तो अभी के टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है, एक ही तरह से देखा जाता है। तो ये किससे हुआ, इसीलिए भाग 7 को अब ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 के बारे में देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ से 5, 6, 7, 8 के बारे में देखते हैं। तो देखिए 5 में संघ का, इसके बाद क्या का जरूरत पड़ता है, तो राज्य का जरूरत पड़ता है, तो राज्य के बारे में 6 में लिखा गया है। अब 7 को निरस्त कर दिया गया है, तो 8 में क्या लिखा गया, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य के बाद क्या आएगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश आएगा, ठीक है, आएगा। तो अब ये याद रखें कि भाग 5 में राज्य, मतलब भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए भाग 9 और भाग 10 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन हो गया, सब चीज़ के बारे में वर्णन हो गया। तो अब देखिए कि मतलब इतना चीज़ के बाद क्या बचता है, अब बचता है कि भारत का जो एक निचले स्तर का शासन व्यवस्था है वो बचता है। तो निचले स्तर का शासन व्यवस्था क्या है, पंचायत, नगरपालिका और सहकारिता है। तो इसको भाग 9 में रखा गया है, भाग 9 में इसीलिए इसको रखा गया। अब देखिए भाग 10 में क्या है, SC ST क्षेत्र। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मतलब शहर है जहाँ पे कुछ ऐसे भी कस्बा है जहाँ पे SC ST बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग क्या होते हैं जो एक मतलब उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे वो सबको शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए उस क्षेत्र को क्या एक विशेष मतलब तरह से उसको मतलब एक ट्रीट करने के लिए, उसको प्रशासन और अधिकार देने के लिए भाग 10 में इसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, ताकि उस पर शोषण नहीं हो, कुछ वर्ग के लोग मतलब कुलीन वर्ग के लोग उस पर शोषित नहीं करें, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे देखिए भाग 11 में, अब देखिए सब चीज़ के बारे में वर्णन हो चुका है, राज्य के बारे में वर्णन हो चुका है,
केंद्र के बारे में वर्णन हो चुका है, पंचायती राज के बारे में वर्णन हो चुका है, SC ST के अधीन क्षेत्र जो है उसके बारे में वर्णन हो चुका है। अब क्या बचा? तो अब होता है विवाद कि राज्य में क्या रहेगा, केंद्र में क्या रहेगा। तो इसीलिए राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद को सुलझाने के लिए क्या है, तो भाग 11 में इसको डिस्कस किया गया है। इसमें क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए 245 से 263 के बीच में इसको रखा गया है अनुच्छेद में। अभी देखिए, केंद्र एवं राज्य के संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए सहकारिया समिति आप याद रखिएगा, सहकारिया समिति, ठीक है, ये याद रखिएगा। सहकारिया समिति को है गठन किया गया था केंद्र एवं राज्य के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए। तो इसलिए भाग 11 में केंद्र है, ठीक है। भाग 12 में देखिएगा तो वित्त। अब देखिए इतना चीज़ हो गया तो पैसा का तो जरूरत पड़ेगा ना दोस्तों, तो इसलिए पैसा का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए वित्त जो है, वित्त संबंधी जितने भी सारे विवरण हैं उसको भाग 12 में रखा गया, ठीक है। एक देखिए सीक्वेंस वे में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए पैसा का जरूरत पड़ेगा, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? तो व्यापार करने से आएगा, वाणिज्य करने से आएगा। तो व्यापार वाणिज्य में छूट जितने भी सारे चीज़ होते हैं जो केंद्र देता है, इसको किस में वर्णन किया गया? तो इसमें 301 से 307 तक वर्णन किया गया भाग 13 में, ठीक है। भाग 14 में बात कीजिएगा, संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो 308 से लेकर के 323 तक है। अब देखिए आप देखे होंगे भाग 14 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले देखिए BPSC का एग्ज़ाम होता है, UPPCS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, BPSC UPPCS, ठीक है, और देखिएगा UPSC, देखिए UPSC, ठीक है, UPPCS, जितने भी सारे ये होते हैं आयोग, जितने भी सारे एग्ज़ाम लेते हैं, जितना भी आयोग बनता है जो एग्ज़ाम करवाते हैं, चाहे SSC का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी किस में आता है? तो सेवा। देखिए जितने भी सारे संघ और राज्य के बीच में जो सेवा होता है वो किस में आते हैं? तो भाग 14 में आते हैं, ठीक है। भाग 14 के अंतर्गत इस सेवा के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित मतलब जो है चीज़ें हैं, जो निर्वाचन आयोग जो बनता है भाग 15 के ही अंदर बनता है। अब देखिए हम भाग 8 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। भाग 9 में क्या था? तो नगर मतलब पंचायती राज था, नगर पालिका था। भाग 10 में क्या था? तो SC ST था। हम एक बार इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। SC ST का मतलब प्रशासन आपको बताए थे कि SC ST के लिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए SC ST को एक विशेष मतलब जो है प्रशासन रखने, मतलब प्रशासन वहाँ पे एक रहे और उसको दबाए नहीं, उसका जो एक मतलब अधिकार है वो हनन नहीं हो, इसीलिए भाग 10 में इसको जो है संरक्षित किया गया है। भाग 11 का बात कीजिएगा तो इसके बाद बढ़ जाता है केंद्र शासित मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए भाग 11 में जो है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या रहेगा, कैसा रहना है, उसमें डिस्कस किया गया। भाग 12 में वित्त संबंधित डिस्कस किया गया। भाग 13 में वाणिज्य व्यापार से संबंधित डिस्कस है। भाग 14 में बात की जाए संघ एवं राज्य के अधीन सेवा जो है जैसे UPSC हो गया, ये सब चीज़ें हैं वो भाग 14 में हैं, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी आपको बता भी चुके हैं पिछले मतलब पिछले स्लाइड में कि भाग मतलब जो निर्वाचन है वो 324 में है। निर्वाचन आयोग का गठन 324 में होता है। देखिए भाग 15 में लिखा हुआ ना, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का गठन होता है 324 में। अब 15वां निर्वाचन आयोग कौन है? तो राजीव कुमार है। ये भी आप याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर देखिए SC ST और OBC से संबंध उपबंध, ठीक है, SC ST OBC से संबंध जो उपबंध है वो कितने भाग 16 में लिखा गया। आपको बताए थे दोस्तों कि 338 में जो है ST मतलब ST से बारे में लिखा गया है, ठीक है। SC के बारे में 338 A में लिखा गया है और मतलब OBC के बारे में किस में लिखा गया है? तो 338 के B में लिखा गया है। तो 338 A B और 338 में किस के बारे में लिखा गया है? तो SC ST और OBC आयोग के बारे में चर्चा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, SC ST और OBC के संबंध में उपबंध इसमें लिखा गया 330 से लेकर के 342 तक। अब देखिए SC ST OBC ही नहीं है, इसके अलावा और भी बनेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि BC बनता है, MC मतलब ऐसे करके मतलब MCB, इस तरह से बहुत सारे उपजाति मतलब उपकास्ट के रूप में जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस सब को भी जो उपबंध किया गया है इसी में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए संघ की जो भाषा है, संघ का क्या भाषा होना चाहिए
इसको किस में रखा गया है? तो 343 से 344 के बीच में रखा गया है। संघ की क्या भाषा होना चाहिए? संघ का भाषा जो है वो भाग 17 में। आपको कोई पूछे कि संघ का भाषा क्या है, ठीक है, भाषा मतलब किस अनुच्छेद में लिखा गया है, कोई भी दोस्त पूछता है आपको कि भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो आप ये बोलिएगा। आप इतना नहीं याद रहे तो आप ये मतलब बोल सकते हैं कि 343 में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अनुच्छेद है, ठीक है। दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और किस भाग में है? तो भाग 17 में है, याद रखिएगा। भाग 18 में देखिए आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है भाग 18 में आपको बताए थे। 352 में जो है राष्ट्रपति मतलब जो आपातकाल लगाता है, तो राष्ट्रीय के लिए आपातकाल लगता है, तो 352 में। 356 उससे छोटा है, तो छोटा भाई राज्य में रहता है, तो राज्य के लिए जो है 356 मतलब अनुच्छेद के तहत लगेगा। 360 में जो है वो वित्तीय आपात लगेगा। वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है, कंडीशन वैसा बन चुका था लेकिन लगा नहीं है। तो ये सारे कितने किस भाग में आपको दिख रहा है? भाग 18 में दिख रहा है। भाग 19 में देखिए विविध जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस आपको पता होगा कि आप पढ़े होंगे कि मिसलेनियस में उस चीज़ को शामिल किया जाता है कि वो जो थोड़ा होता है कि लिंक से हट के होता है कोई भी चीज़ें। इसमें मिसलेनियस में क्या है दोस्तों कि राज्य के बारे में जो एक मतलब सभी राज्य है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, कुछ विशेष प्रकार के राज्य है, ठीक है, जिसको विशेष प्रकार के कुछ चीज़ें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो मतलब जो है संविधान से थोड़ा हट के है, तो इस चीज़ को जो है विविध में रखा गया है, ठीक है। इसको विविध में रख के उसको संरक्षण प्रदान किया गया उस राज्य को, ठीक है। तो ये सब किस में है? तो मतलब मिसलेनियस में है। सॉरी दोस्तों, इसमें विविध में मतलब ये राज्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब संविधान से थोड़ा हट गया है, जिसको इसमें शामिल किया गया, तो ये विविध में शामिल है, ठीक है। राज्य स्पेशल राज्य का नहीं। अगला देखिए भाग 20 में संविधान संशोधन 368 जो है भाग 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है। आप ये याद रखिएगा, भाग 20 में जो है केवल एक ही अनुच्छेद है 368। तो 368 जो है भाग 20 में है, और ये इस किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। एग्जाम में क्या पूछ देगा कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो भाग 20 में वर्णित किया गया है। आपको एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस भाग में वर्णित किया गया है? संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है? तो भाग 18 में वर्णन है। ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेगा भाग से। बाद बाकी क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है इस तरह से क्वेश्चन। अब देखिए भाग 21 में क्या है? कुछ राज्यों संबंधी विशेष उपबंध, ये जो है भाग 21 में वर्णन किया गया है। अब जैसे देखिए 370 जो है, 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये कुछ राज्य जो है विशेष उपबंध जो है वो 370 जैसे हो गया, जैसे मतलब कुछ मतलब आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, असम मतलब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब को क्या है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो ये भी किस मतलब किस अनुच्छेद के तहत, किस भाग के तहत? तो भाग 21 के तहत इसको मिला हुआ था, ठीक है। तो राज्य का जो विशेष उपबंध है वो 21 में भाग 21 में मिला हुआ है। अब देखिए भाग 22 टोटल भाग मतलब टोटल भाग कितने हैं संविधान में? तो 22 भाग है, और ये अंतिम भाग है आपका, ठीक है। तो 22वां भाग जो है उसमें संक्षिप्त नाम जितने भी सारे हैं मतलब संविधान में कुछ कुछ चीज़ें संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, तो उसका पूरा वर्णन जो है वो भाग 22 में किया गया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मतलब जितने भी सारे भाग आपको डिस्कस किए हैं, जितने भी सारे अनुच्छेद डिस्कस किए हैं, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और आप देखिएगा कि ये जो जितने भी सीरीज़ हैं, ये सीरीज़ में आपको बताए हैं कि 5 से, यदि आपको अच्छा लगा तो ये सीरीज़ 5 से 10 सीरीज़ आएगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो मतलब हम बनाएं, और ठीक है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के और ज़्यादा अच्छे से मतलब आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले करके आएँ, तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और हमें उत्साह बढ़ाएं। आप अपना लाइक करके हमें उत्साह बढ़ा सकते हैं। और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस तरह का, तो वो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक से आप वीडियो मतलब जो है वो बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको कुछ गलती लगा, कुछ त्रुटि लगा हो, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, और चैनल को अपना सब्सक्राइब करके आप अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नया चैनल है, और आप इसमें मतलब अपना जो है मतलब हमें मतलब प्रोत्साहित कर सकते हैं अब अपना सब्सक्राइब और लाइक करके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।